चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हमारा एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का इकाई नंबर 6 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और टॉपिक का नाम क्या है? जजमानी व्यवस्था तथा जजमानी अंतःसंबंध। वैसे सामान्यतः आपको पाठ्यक्रमों में या अलग अलग परीक्षाओं में जजमानी व्यवस्था ही देखने को मिलता है, लेकिन हमारे एमबीपीएससी के सिलेबस में यूनिट नंबर 6 में जजमानी व्यवस्था के साथ साथ जजमानी अंतःसंबंध को भी शामिल किया गया। क्योंकि जजमानी व्यवस्था तो हम जानते हैं क्या है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, विलियम वाइजर के विचारों को भी पढ़ेंगे। और जजमानी व्यवस्था के संदर्भ में भारतीय समाजशास्त्रियों ने कौन कौन से अध्ययन किए हैं ये भी हम जानेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जजमानी व्यवस्था में क्या जो संबंध होते हैं, क्या वो केवल आर्थिक स्तर पर होते हैं, क्या वो केवल जातिगत स्तर पर होते हैं, क्या कोई धार्मिक स्तर पर भी संबंध होते हैं। तो यही चीजों को समझना है जातिगत आपके जजमानी अंतःसंबंध में। क्या जजमानी अंतःसंबंध केवल धार्मिक है या केवल आर्थिक है या सामाजिक है? क्या ज्यादातर हम लोग इसको सेवा के बदले वस्तु या कोई भी चीज जो हम देते हैं नकद रूप में देख लेते हैं। तो बहुत से लोग सामान्यतः जजमानी व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में देखते हैं या बार्टरिंग सिस्टम के विकल्प के रूप में देखते हैं। बहुत से लोग इसे जातिगत संबंध के रूप में देखते हैं, बहुत से लोग इसे आर्थिक संबंध के रूप में देखते हैं और बहुत से लोग इसे धार्मिक कर्तव्य के रूप में देखते हैं। तो ये स्वरूप है, इसी स्वरूप को समझा जाता है अंतःसंबंध में। क्लियर है? तो हम दो चरणों में इस चीज को समझेंगे। पहले हम जजमानी व्यवस्था को समझेंगे, फिर हम जजमानी अंतःसंबंध को समझेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जजमानी अंतःव्यवस्था और जजमानी व्यवस्था के बारे में। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, जरूर पूछिएगा। अगर लाइव क्लासेस चल रही है हमारी, ठीक है, एमबीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच शुरू हो चुका है 25 दिसंबर से। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें फर्स्ट पेपर भी इंक्लूड है और आपका सोशियोलॉजी भी इंक्लूड है। फर्स्ट पेपर इंक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नहीं की होती है मध्य प्रदेश में, तो उनके लिए फर्स्ट पेपर समस्या पैदा कर देता है। लेकिन साथ ही साथ बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो अदर स्टेट के हैं, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, दिल्ली से या आपके बाकी राज्यों से फॉर्म भरने आते हैं। तो उनके लिए भी फर्स्ट पेपर काम आएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो यहां से भी आपका अच्छा पेपर होना चाहिए, तभी आपकी संभावनाएं बढ़ पाती है इंटरव्यू तक पहुंचने की। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का लेक्चर। आपका जो भी डाउट है आप चैट बॉक्स में जाकर मैसेज कीजिएगा। लाइव क्लासेस चल रही है, मैसेज हमारे सामने शो होने लगेगा, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखें जजमानी व्यवस्था के बारे में। तो जजमानी व्यवस्था है क्या, पहले हम अर्थ को समझते हैं। तो जजमानी व्यवस्था है क्या? भाई सीधी सी बात है, जजमानी व्यवस्था एक सामान्यतः सामाजिक व्यवस्था है। अब बहुत से लोग इसे आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी देखते हैं, लेकिन शुरुआत इसकी सामाजिक व्यवस्था के रूप में हुई। क्यों? क्योंकि जजमानी व्यवस्था जुड़ी हुई है जाति व्यवस्था से। और जाति व्यवस्था क्या है? भारत की सामाजिक संरचना का आधार है, भारत की सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई प्रथा है, अपने आप एक जुड़ी हुई व्यवस्था है जाति व्यवस्था। इसलिए जजमानी व्यवस्था भी क्या हो गई? सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति को परंपरागत रूप से, यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, परंपरागत रूप से क्या देती है? अपनी सेवा देती है। और बदले में क्या लेती है? बदले में उसे अनाज, वस्त्र, भूमि, सुरक्षा या कभी कभी नकद धन प्राप्त करती है। तो इस केवल एक सामान्य परिभाषा से पूरी जजमानी व्यवस्था की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है कि जजमानी व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है। और जजमानी व्यवस्था का आधार क्या है? कास्ट सिस्टम, यानी एक जाति दूसरी जाति को अपनी सेवा देती है और इस सेवा के बदले में क्या प्राप्त करती है? अनाज प्राप्त करती है, धन प्राप्त करती है या बदले में कोई वस्तु प्राप्त करती है और एक सुरक्षा भी प्राप्त करती है। अभी हम पढ़ेंगे जजमानी व्यवस्था कैसे एक सुरक्षागत व्यवस्था भी है अपने आप में, कैसे इसने कहीं ना कहीं रोजगार के संकट को टाला, बेरोजगारी को टाला, कैसे न कैसे इसने स्किल डेवलपमेंट में भी योगदान दिया। बात अलग है कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर शोषण को भी इसने उत्पन्न किया। अभी हम देखेंगे इसके प्रभावों में भी और इसकी विशेषताओं में भी। लेकिन ये यहां से स्पष्ट हो गया कि जजमानी व्यवस्था जातिगत आधारित व्यवस्था है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति को, याद रखिएगा, अपनी सेवाएं देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये आर्थिक व्यवस्था भी है। क्यों? क्योंकि इसमें वस्तु के बदले क्या प्राप्त होता है? इसमें वस्तु के बदले धन संपत्ति भी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए तो यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए सभी लोग।
कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिए। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ कि आपकी जजमानी व्यवस्था क्या होती है। अब ये आर्थिक व्यवस्था भी बहुत से लोग क्यों देख लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि धन मिल रहा है। ऐसा नहीं है, धन एक वैकल्पिक है। जो लोग मान लीजिए जैसे जमींदार हैं तो वो धन दे देंगे, लेकिन अगर कोई लोहार है, उसने कोई सेवा दी है, ठीक है, लोहे का सामान बनाकर दिया किसान को, ठीक है, लोहे के औजार बनाकर दिए किसान को, तो बदले में किसान क्या देगा? किसान पैसे की जगह, किसान के लिए सबसे आसान होता है अपने अनाज में से कुछ हिस्सा दे देना, तो यहां पे अनाज प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए किसान ने अनाज दिया, ठीक है, बदले में लोहार क्या दे सकता है? लोहार ने पैसा के बदले उसे कुछ कुदाली दे दी, या फावड़ा दे दिया, या हथौड़ी बनाकर दे दी, या बर्तन बनाकर दे दिए, तवा दे दिया, आपके कढ़ाई दे दी लोहे की बनाकर, ठीक है। इस प्रकार की सेवा के बदले वस्तु भी मिल सकती है, अनाज भी मिल सकता है, और कुछ परिस्थितियों में धन भी प्राप्त हो सकता है। ये होती है जजमानी व्यवस्था। और जजमानी व्यवस्था भारत में सदियों से रही, लेकिन इसे समाजशास्त्र में एक अवधारणा का रूप किसने दिया? इसे रूप प्रदान किया विलियम वाइजन ने। तो नाम याद कर लीजिएगा। इनकी बड़ी फेमस किताब थी, 1936 में आई थी। किताब का सन भी पूछा गया है परीक्षा में। किताब का नाम क्या था? द हिंदू जजमानी सिस्टम। इस किताब में याद रखिएगा, बड़ा व्यवस्थित तरीके से विलियम वाइजन ने भारत में जो उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव का अध्ययन किया, और करीमपुर गांव का अध्ययन करने के दौरान विलियम वाइजन ने किताब लिखी द हिंदू जजमानी सिस्टम 1936 में, और इसमें व्यवस्थित रूप से जजमानी व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया, ठीक है, इसका विस्तृत वर्णन किया। यहां तक बात हो गई जजमानी व्यवस्था का मतलब क्या होता है। अब इसको और डिटेल में जाते हैं और इसकी गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं। जजमानी व्यवस्था क्या है? एक ऐसी वितरण प्रणाली है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें कुछ सामान के बदले कुछ सामान मिलेगा आपको, कुछ सेवा के बदले कुछ वस्तु प्राप्त होगी, अनाज प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, यानी समाज की हर जाति दूसरी जाति के काम भी आ रही है, ठीक है, संसाधनों का वितरण भी हो रहा है। एक ऐसी वितरण प्रणाली जिसमें उच्च जाति, याद रखिए खासकर कौन होते हैं? भूमि स्वामी, क्योंकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में ऊंची जातियां ज्यादातर भूमि स्वामी रही, और ज्यादातर भूमि स्वामी हमेशा से ऊंची जातियां ही रही, सवर्ण वर्ग जातियां ही रही। तो ऊंची जातियां यानी उच्च जातियां यानी भूमि ही, जो भूमि स्वामी परिवारों को निम्न जातियों के द्वारा, अब वैसे ही इन शब्दों का इस्तेमाल, ठीक है, वैधानिक रूप से सही नहीं है, लेकिन आज भी समाजशास्त्र में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर अभी भी किताबों में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये कहीं ना कहीं जाति सूचक शब्दों के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, जो गलत है ST/SC एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन समाजशास्त्र में आज भी इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें भी इन शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। जैसे लोहार है, धोबी है, नाई है, ठीक है, ये अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं किसको? अपने भूस्वामियों को, ऊंची जातियों को। और बदले में क्या मिलेगा? बदले में जो भूस्वामी क्या उगा रहे हैं? अनाज उगाते हैं, ठीक है, तो अनाज देंगे या फिर धन के रूप में, ठीक है, इन्हें अपना भुगतान देंगे, इनको पारिश्रमिक देंगे। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे काम करता था। तो जजमानी व्यवस्था में ऊंची जातियां, उच्च जातियां और निम्न जातियों के बीच में एक आर्थिक संबंध बन जाता है, जो जातिगत संबंध भी है और एक आर्थिक संबंध भी है। जातिगत संबंध कैसा? कि ऊंची जातियां सेवा प्राप्त करेंगी और निम्न जातियां सेवा प्रदान करेंगी। ऊंची जातियों को जो सेवा प्राप्त होगी निम्न जातियों के द्वारा, ठीक है, उसके बदले उन्हें धन या अनाज प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये व्यवस्था इस तरीके से चलती थी, इसे कहा जाता है जजमानी सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो सेवा करने वाली जातियां हैं उन्हें कहा गया कमीन, ठीक है, याद रखिएगा। और जो सेवा लेने वाली, प्राप्त करने वाली जातियां होती हैं वो कहलाती हैं जजमान, ठीक है। यहीं से आपने सुना होगा एक शब्द निकल कर आया, यजमान। हमारे यजमान है, यजमान मतलब इनको हम सेवा देते हैं अपनी। तो सेवा लेने वाला कौन है? यजमान। और सेवा देने वाला कौन है? कमीन कहलाता है। तो यह शब्दावली से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जजमानी व्यवस्था में कमीन का क्या तात्पर्य है, या जजमानी व्यवस्था में जजमान का क्या तात्पर्य है। तो जो सेवा लेगा वो जजमान, जो सेवा देगा वो कमीन कहलाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक जजमान हमेशा जजमान रहेगा, वो कमीन नहीं होगा, या एक कमीन हमेशा कमीन रहेगा, यजमान नहीं होगा, नहीं। एक लोहार और एक किसान है मान लीजिए, तो एक किसान अगर लोहार से उसके अपने सेवाएं लेता है, ठीक है, तो उस समय लोहार क्या बन गया? जजमान बन गया। और जो कृषक क्या बन गया? वो बन गया कमीन। या लोहार ने क्या दिया? ठीक है, अपनी सेवा दी, किसको? कृषक को, कुछ सामान बना के दिया, तो कृषक बन गया यजमान, और लोहार क्या बन गया? बन गया कमीन। यानी आसान भाषा में जो सेवा देगा वो कमीन, जो सेवा लेगा वो जजमान कहलाता है इस व्यवस्था में, ठीक है। इसके अलावा इस व्यवस्था में सेवाओं के बदले क्या होता है? जो जातियां सेवाएं प्रदान करेंगी,
तो इसका मतलब यह नहीं कि ऊंची जातियां अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है। जो ब्राह्मण हैं, ठीक है, घर में किसी की शादी है मान लीजिए, तो उसके घर में शादी है तो पूजा पाठ हो रहा है, कोई कथा हो रही है, तो कथा पूजा पाठ करने कौन आएगा? उस समय ब्राह्मण आएगा। तो उस समय ब्राह्मण भी अपनी सेवा देगा कि नहीं देगा? सीधी सी बात है। तो उस समय वो जाति जो ब्राह्मण को अपने परिवार घर में बुलाकर पूजा पाठ करा रही है, वो ब्राह्मण के लिए क्या बन जाएगी? यजमान बन जाती है। याद रखिएगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा यजमानी व्यवस्था में निम्न जातियां ही सेवा देती हैं, ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः देखा गया कृषक अर्थव्यवस्था में और अनटचेबिलिटी को देखते हुए सामान्यतः ऊंची जातियां निम्न जातियों को अपनी सेवाएं नहीं देती थी, केवल सेवाएं लेती थी। याद रखिएगा, ठीक है। और जातियों को क्या मिलेगा? जो भी सेवाएं जातियां देंगी उसके बदले में नकद भुगतान प्राप्त होगा या वस्तु के रूप में प्राप्त होगा, जैसे अनाज है, चारा है, कपड़े है, दूध है, मक्खन है। आपने देखा होगा, ठीक है, कि भाई बहुत सी, अगर आपने गोदान पढ़ा है उसमें भी एक शब्द आता है कि भाई चारा नहीं होता गाय के लिए तो अपनी थोड़ी सेवा दे के आ जाओ, बदले में वो चारा दे देता है उसे। तो ऐसे कई बार देखा गया ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, ग्रामीण समाजों में। तो ये है पूरी जजमानी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आते हैं, जजमानी व्यवस्था कहां रही? शहरों में रही? नहीं, ये ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था है। तो ये ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक प्रणाली के रूप में विद्यमान नहीं है। शहरों में नकद आधारित अर्थव्यवस्था होती है। जैसे जैसे बाजार व्यवस्था उभर कर सामने आई, जैसे जैसे नकद आधारित अर्थव्यवस्था उभर कर सामने आई, वैसे वैसे ये सिस्टम खत्म होता चला गया। यही कारण है कि भारत में अब ये सिस्टम किसी काम का नहीं बचा, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो अस्पृश्यता की भावना थी, ऊंच नीच की भावना थी, ठीक है, उस कारण से ये व्यवस्था कहीं ना कहीं एक प्रकार से शोषित अवस्था के रूप में उभर कर सामने आने लगी और धीरे धीरे इस व्यवस्था का पतन हो गया। अभी हम देखेंगे कि ये व्यवस्था का पतन क्यों हुआ। लेकिन ये व्यवस्था हमेशा से ग्रामीण भारत की एक विशेषता रही है, ग्रामीण भारत की सामाजिक आर्थिक प्रणाली का हिस्सा रही है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जजमानी व्यवस्था में ये जो सेवा देने वाली जातियां हैं या सेवा लेने वाली जातियां हैं, खासकर सेवा देने वाली जातियों का जो व्यवसायगत, हर व्यक्ति अपने व्यवसाय से जुड़ी सेवाएं दे रहा है, एक लोहार है, एक धोबी है, एक नाई है, हर व्यक्ति अपने व्यवसाय से जुड़ी अपनी सेवाएं दे रहा है उच्च जातियों को। तो क्या उसका बच्चा भी देगा? आने वाली पीढ़ी भी देंगी? हाँ, याद रखिएगा, क्योंकि ये व्यवस्था कैसी होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। यानी एक कृषक का जमींदार का बच्चा है, वो हमेशा सेवा लेता रहेगा, और जो मान लीजिए दूसरी जातियां, निम्न जातियां हैं, उनके बच्चों के बच्चे के बच्चे उनके परिवार को अपनी सेवाएं देते रहेंगे। क्लियर है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक व्यवस्था थी। क्योंकि जाति क्या होती है? जाति जन्म पे आधारित होती है और जाति को बदला जा नहीं सकता, इसलिए व्यवस्था लगातार क्या होती रही? पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलती रही। इसके अलावा जजमानी व्यवस्था, तो हम लोग जजमानी व्यवस्था उत्तर भारत में कहते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो भाई महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन कभी कभी जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जजमानी व्यवस्था को महाराष्ट्र में कहते हैं बलूते, चेन्नई में कहते हैं मिरासी और मैसूर में कहते हैं अद्दे। क्लियर है यहां तक? तो ये तीन शब्द आपको मालूम पड़े कि जजमानी व्यवस्था में जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उत्तर भारत में तो जजमानी व्यवस्था कहते हैं, महाराष्ट्र में कहते हैं बलूते, चेन्नई में, तमिलनाडु या दक्षिण भारत के खास के इलाकों में कहते हैं, तमिल इलाकों में आपके मिरासी, और आपके याद रखिए मैसूर के इलाकों में, कर्नाटक के इलाकों में कहते हैं अद्दे। तो ये व्यवस्था से क्वेश्चन बन सकते हैं। और डॉक्टर मजुमदार क्या कहते हैं? मजुमदार ने साहब ने मोहाना गांव का अध्ययन भी किया है, आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। जो मजुमदार साहब कहते हैं कि ये भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता की मूल इकाई है। क्या? जजमानी व्यवस्था। इसको लेकर आलोचना भी होती है, अभी हम देखेंगे। लेकिन यहां पे एक शब्द आ गया कि क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जजमानी व्यवस्था को भारतीय गांव की या भारतीय ग्रामीण समाज की आत्मनिर्भरता की इकाई किसने कहा है? यह प्रश्न बन सकता है कि भाई आत्मनिर्भरता की इकाई किसने कहा है? तो आत्मनिर्भरता की इकाई कहा है डॉक्टर मजुमदार ने। तो यहां से हमारा क्वेश्चन बन गया। तो कभी कभी हम बहुत कुछ पढ़ के चले जाते हैं और छोटा सा क्वेश्चन बन के उभर कर सामने आता है। जो मजुमदार साहब ने क्या कहा? जजमानी व्यवस्था को भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता की इकाई कहा है, यानी इसके पॉजिटिव रूप को देखा है। ठीक है, जजमानी व्यवस्था को किसने? मजुमदार साहब ने। तो यहां से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह जाने माने नाम, विचारक हैं। हमने यूट्यूब पर इनका वीडियो अपलोड किया तो देखा ही होगा आपने 1 घंटे का। ठीक है, योगेंद्र सिंह ने क्या कहा? योगेंद्र सिंह कहते हैं कि जजमानी व्यवस्था गांव में अंतर जातीय संबंधों में पारस्परिकता पर आधारित व्यवस्था के रूप में वर्णित करते हैं। यानी इंटरकास्ट, यानी जातियों के बीच में जो पारस्परिक निर्भरता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, उस रूप में देखा है योगेंद्र सिंह ने।
जो मजुमदार साहब ने गांव की आत्मनिर्भरता की इकाई के रूप में देखा है जजमानी व्यवस्था को, वहीं योगेंद्र सिंह ने इसे जातियों के बीच पारस्परिकता के पारस्परिक संबंधों के रूप में देखा है। पारस्परिक संबंध मतलब दो सभी जातियां एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, इस रूप में देखा है। तो यहां पे कीवर्ड आ गया पारस्परिक निर्भरता। किसने दिया? योगेंद्र सिंह की बात आ गई है जजमानी व्यवस्था के संदर्भ में। और आत्मनिर्भरता की इकाई किसने कहा? मजुमदार साहब ने कहा। ठीक है, ईश्वरन क्या कहते हैं? जाने माने विचारक हैं ईश्वरन, जाने माने समाजशास्त्री दक्षिण भारत के। ईश्वरन ने का स्टेटमेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। डॉक्टर ईश्वरन कहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक जाति की सामुदायिक जीवन में समग्र रूप से भूमिका होती है। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, सामुदायिक जीवन में एक भूमिका को स्पष्ट करने के प्रतीक के रूप में देखते हैं। कौन? डॉक्टर ईश्वरन। यानी एक ऐसी व्यवस्था जो हमारी कम्युनिटी लाइफ में हर व्यक्ति की भूमिका को तय करती है। जो हमारे सामुदायिक जीवन कब चलता है? सामुदायिक जीवन चलता है हम की भावना से, यानी सब लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं तभी कम्युनिटी बनती है। तो सामुदायिक भावना के रूप में देखा है किसे? डॉक्टर ईश्वरन ने। ठीक है, पारस्परिक निर्भरता के रूप में देखा है योगेंद्र सिंह ने। डॉक्टर मजुमदार ने देखा है आत्मनिर्भरता की इकाई के रूप में। तो ये तीन बड़े महत्वपूर्ण विचार हैं। ठीक है, अब यहां पर डॉक्टर ईश्वरन का एक और महत्वपूर्ण विचार आता है। उन्होंने 1966 में जब अध्ययन किया, क्योंकि 1936 में विलियम वाइजर की स्टडी के बाद कई सारे विचारकों ने भारत में जजमानी व्यवस्था के प्रमाण के लेकर अध्ययन किए। तो 1966 का जो अध्ययन है डॉक्टर ईश्वरन का, वो क्या कहता है? तो उस अध्ययन के अनुसार दक्षिण भारत के मैसूर में जजमानी प्रणाली को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता है आया। अब यहीं से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, किसने विचार प्रकट किया है कि दक्षिण भारत में आया व्यवस्था किस प्रणाली से संबंधित थी? अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक प्रकार की विवाह प्रणाली, एक प्रकार की नातेदारी, जजमानी प्रणाली, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो प्रणाली है आया प्रणाली, क्या कहते हैं? आया कहते हैं। दक्षिण भारत में प्रचलित प्रणाली आया से क्या तात्पर्य है, यानी उसका संबंध किस व्यवस्था से? जजमानी व्यवस्था से है। ये किसके अध्ययन में उभरकर सामने आया? डॉक्टर ईश्वरन के अध्ययन में उभरकर सामने आया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछिए सभी लोग। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एडमंड लीच। अब ये आ गए विदेशी विचारक, उनका क्या विचार है? तो एडमंड आर लीच कहते हैं कि जजमानी व्यवस्था जातिगत श्रम विभाजन और आर्थिक पारस्परिकता को बनाए रखती है और नियंत्रित करती है। दो शब्द आ गए यहां पर, आर्थिक पारस्परिकता यानी इकोनॉमिक रूप से सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और दूसरा है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, जिसकी बात दुर्खिम ने भी की है। श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था दुर्खिम ने। ठीक है, अब याद रखिए दो शब्द आ गए। तो एडमंड लीच इसे किस रूप में देखते हैं? एडमंड लीच इसे श्रम विभाजन की प्रणाली के रूप में देखते हैं, जहां हर व्यक्ति के कार्य बटे हुए हैं, जहां हर व्यक्ति के कार्य बटे हुए हैं, लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे पर अपने आर्थिक रूप से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, पारस्परिक रूप से निर्भर है। तो यहां दो शब्द आ गए, श्रम विभाजन और पारस्परिक निर्भरता के रूप में किसने देखा है? एडमंड लीच ने देखा है। ठीक है, हेरोल्ड गोल्ड क्या कहते हैं? जजमानी व्यवस्था कृषि उपज को श्रम और शिल्प सेवाओं के बदले वितरित करती है। यानी यहां इस प्रणाली को किस रूप में देखा है हेरोल्ड गोल्ड ने? हेरोल्ड गोल्ड ने इसे एग्रीकल्चर सिस्टम में क्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर दो भागों में बांटते हुए देखा है। यानी एक गांव की एक ऐसी प्रणाली जहां कुछ लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, सेवाएं दे रहे हैं, और कुछ लोग जो क्राफ्ट है, चाहे वो अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय हैं उससे जुड़े हुए लोग हैं। इस रूप में देखा है किसने? हेरोल्ड गोल्ड ने। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट और सारी व्यवस्थाएं आपको स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जजमानी व्यवस्था को लोग बहुत से लोग केवल विशेषता पढ़ के चले आते हैं, आधा पेज पढ़ के। जब ऐसे से विचारकों के विचार आते हैं तो पेपर कठिन हो जाता है। अब आते हैं भारत में जजमानी प्रणाली को लेकर कौन कौन से अध्ययन हुए। अब 1936 का तो अध्ययन हमें मालूम है, भाई विलियम वाइजर की बड़ी फेमस किताब है हिंदू जजमानी सिस्टम, जो करीमपुर गांव का अध्ययन करके उन्होंने प्रस्तुत करी थी। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन लोगों ने अध्ययन किया? तो 1925 में एनएस रेड्डी ने अध्ययन किया था, उत्तर भारत में किया गया अध्ययन है। विलियम वाइजर का अध्ययन तो हम सब जानते हैं, सबसे पहले 1936 में किया था। एससी दुबे साहब ने हैदराबाद में भी इसका अध्ययन किया, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। डीए मजुमदार साहब ने लखनऊ में इसका अध्ययन किया 1958 में। कैथरीन कफ ने अध्ययन किया, तंजौर में अध्ययन किया था 1955 में। तंजौर वाला अध्ययन याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में अलग से आ चुका है। जब हम ग्रामीण सामाजिक संरचना का ग्रामीण सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे, अध्ययन प्रणाली पढ़ेंगे, तो ये सारे अध्ययन फिर से उभर कर सामने आएंगे।
लेकिन ये वो विचारक हैं जिन्होंने विलियम वाइजर की किताब के बाद बड़े पैमाने पर फील्ड स्टडी करी है, जजमानी व्यवस्था को समझने की कोशिश करी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं जजमानी अंतर संबंध या जजमानी व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता तो आपको मालूम ही है कि सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति कमीन और सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति जजमान कहलाता है। यह पहली विशेषता है। दूसरा, सेवा देने वाली जातियां सामान्यतः निम्न जातियां की होती हैं, जिन्हें कमीन या परिजन कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा, देखा गया कि ज्यादातर जो 90% मामलों में सेवा देने वाली जातियां निम्न जातियां ही रही हैं। ज्यादातर उच्च जातियां सेवा लेती रही हैं, सेवा देने वाला काम उन्होंने नहीं किया है। तीसरा, यह वंशानुगत रूप होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है, क्योंकि पेशा है, क्योंकि जातिगत पेशे होते हैं, याद रखिएगा। और जातिगत पेशे को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि जातिगत व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता ना के बराबर होती है, क्योंकि जाति जन्म पर आधारित है। इसलिए कोई व्यक्ति अपना पेशा बदल सकता नहीं है, अपनी ऑक्यूपेशन नहीं चेंज कर सकता, प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकता, और प्रोफेशन चेंज ना होने के कारण यह व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी होती है। स्थायित्व क्यों होता है? क्योंकि अल्पकालिक अनुबंध नहीं है जिससे जब चाहे तोड़ा जा सका। आपने किसी को हायर कर लिया काम करने के लिए, नहीं, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। यानी उसके पिताजी आपको सेवा देते रहे, उसका बच्चा आपके बच्चे को सेवा देगा, ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए कोई अनुबंध नहीं है जब चाहे आपने तोड़ दिया, ठीक है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये व्यवस्था कैसी थी? स्थायित्व प्रणाली थी। और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सामाजिक भुगतान नकद से अधिक अनाज और वस्तुओं के रूप में दिया जाता था, इससे सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती थी। इसलिए जब हमने शुरुआत पढ़ रहे थे तो जजमानी व्यवस्था कहीं ना कहीं आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। वो कैसे? वो ऐसे कि भाई जब अकाल पड़ गया, ठीक है, खाने को नहीं है, तो ऐसे में जो सेवा देने वाली जातियां हैं, निम्न जातियां हैं, उन्हें भुगतान कैसे होगा? उन्हें भुगतान नकद रूप से ज्यादा पैसा है, खाने का समस्या, क्योंकि ग्रामीण भारत में इकोनॉमी कभी भी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पे नहीं चलती है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होती है। तो सबसे बड़ी चीज होती है अनाज। इससे अनाज उनको आसानी से प्राप्त होता रहेगा सेवा के बदले। तो पैसे का करेंगे क्या? मार्केट में जाके पैसा अनाज खरीदेंगे नहीं ना, क्योंकि ग्रामीण समाजों में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था ना के बराबर थी। जब बात हो रही है जजमानी व्यवस्था जब प्रचलित रही लंबे समय तक, मध्यकाल में भी और प्राचीन काल में भी, ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा मिलती है। जैसे भारत सरकार आज देखिए कहती है कि 80 करोड़ परिवारों को हम अनाज देते हैं, मुफ्त अनाज। तो ये मुफ्त अनाज कहीं ना कहीं एक सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति भूखा ना सोए, भूखा ना मर जाए, भुखमरी ना आ जाए। तो यजमानी व्यवस्था में भी ये प्रणाली प्रचलित रही है। ठीक है, अब आते हैं जजमानी व्यवस्था की समस्याएं क्या थी। विशेषताएं तो क्लियर हो गई, ठीक है, ये प्रणाली कैसी थी, इसमें क्या क्या सुविधा, क्या क्या कहते थे, जजमान कौन होता है, कमीन कौन होता है, ये क्लियर था। अब आती है बात इसकी समस्याएं क्या थी। ठीक है, कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछिए सभी लोग। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, जरूर पूछिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जजमानी व्यवस्था की समस्याएं। सबसे पहली समस्या है जातिगत असमानता और भेदभाव। क्यों? क्योंकि ये पूरी प्रणाली कास्ट सिस्टम पर बेस है। और कास्ट सिस्टम में क्या होता है? कास्ट सिस्टम में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है, ऊंच नीच की भावना होती है। अब जो ऊंची जातियां हैं उनमें अपने आप में उच्चता वाली भावना बनी हुई है, और निम्न जातियों को अस्पृश्यता का शिकार बनाया जा रहा है। यानी एक तरफ तो उनसे सेवा भी ली जा रही है और दूसरी तरफ उनकी परछाई भी ना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था ने क्या किया? इस व्यवस्था ने ऊंची जातियों के पास तो शक्ति और संपत्ति बनी रही, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चे हमेशा संपन्न ही रहेंगे, और उनके सेवाओं पर, उनके अनाज पर, उनके धन पर पलने वाली निम्न जातियां कभी आगे बढ़ने का मौका मिल ही नहीं पाया। उनके बच्चे योग होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने परंपरागत पेशे को ही अपनाना होगा। क्योंकि व्यवस्था पूरी तरह से जाति विवाद आधारित अर्थव्यवस्था थी। इसी कारण से क्या हुआ, जो जजमान थी, उच्च जातियां थी, उनके पास शक्ति संपत्ता हमेशा बनी रही। पीढ़ी दर पीढ़ी ठाकुर साहब के बच्चे, चौधरी साहब के बच्चे ठाकुर साहब ही पैदा हुए, और निम्न जातियां आगे नहीं बढ़ पाई, वो हमेशा आश्रित और शोषित बनी रही। यानी आसान भाषा में कहें तो इस व्यवस्था ने सामाजिक गतिशीलता को क्या कर दिया? लगभग असंभव बना दिया। यानी अगर तुम हमारे कपड़े धोते आ रहे हो, तो तुम्हारे बच्चे भी हमारे आने वाले बच्चे पीढ़ी के कपड़े ही धोएंगे। तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे, संपन्नता हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम करने देंगे ही नहीं। हम तुम्हें रोक कर रखेंगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को भी, कितना भी योग्य क्यों ना हो, उसे हम कपड़े ही धुलवाएंगे। ये जो सोच थी, इस सोच ने सामाजिक गतिशीलता को असंभव बना दिया। निम्न जातियों पर इतनी अनियोग्यताएं थोप दी गई कि उन्हें आगे बढ़ने का पर्याप्त मौका नहीं मिला, उन्हें हमेशा आश्रित बना के रखा गया।
तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं इस प्रकार से गलत साबित हुई। ये समस्या थी इस व्यवस्था में। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण था आर्थिक शोषण, क्योंकि कमी जातियां क्या थी, अपने श्रम का पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि वो श्रम बेच रही थी। याद रखिए, उन्हें शिक्षित होने का मौका नहीं मिल पाया, उन्हें आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल पाए, उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो उन्हें केवल सर्वाइव ही कराया गया। और सर्वाइवल के चलते क्या होता है, व्यक्ति जितनी योग्यता है, जितनी उसकी हुनर है, जितनी उसका स्किल्ड है, उसका भुगतान उसे प्राप्त नहीं हो पाता। वो हमेशा सर्वाइव करता रहता है और सर्वाइवल मोड में ही रखा गया निम्न जातियों को। तो उनके बदले में सेवा जो दी जा रही थी वो मोल भाव नहीं कर सकते थे, क्योंकि मोल भाव का अधिकार ही नहीं था उन्हें। जो मिल जाए वो उसको स्वीकार कर लो, यानी आपने जजमान को सेवा दी है, बदले में जो मिल जाए उसको स्वीकार कर लो, बस। आपकी कोई डिमांड नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि हमें इतना चाहिए। मोल भाव वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं था जजमानी प्रणाली में, इसलिए श्रम का पर्याप्त मूल्य इन्हें कभी प्राप्त नहीं हो पाता था। जजमान अक्सर क्या होते थे, अनाज और वस्त्र में न्यूनतम हिस्सा देते थे। भाई कपड़े के रूप में दे दिया, साल भर में एक जोड़ी कपड़ा दे दिया दिवाली के समय, बस, इसके अलावा कुछ नहीं दे रहे। अनाज दे दिया, इतना दे दिया कि घर में केवल भूखा नहीं मरोगे, लेकिन ऐसा नहीं दे दिया कि अनाज बेच के तुम पैसा कमा लो, या इतना दे दिया कि तुम अगली बार आओ मत 2 महीने के लिए, नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। यानी इतना सीमित मात्रा में दो कि तुम सर्वाइव करते रह जाओ, कभी भी सक्षम ना बन पाओ। तो इस व्यवस्था ने कहीं ना कहीं एक प्रकार से आर्थिक शोषण को तंत्र बना दिया, यानी आप पे इतना डिपेंडेंट कर दिया आपको ऊंची जातियों पर, सवर्ण वर्ग पर, सवर्ण जातियों पर, कि आप हमेशा सर्वाइवल मोड में ही रहोगे। इसके अलावा पेशा वंशानुगत होना जाति व्यवस्था की विशेषता भी रही है। आपने पढ़ा भी होगा, जीएस घुरिये ने 6 प्रकार की विशेषताएं बताई हैं जाति की। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, वंशानुगत व्यवसाय। वैसे में क्या होता है, व्यक्ति अपने पारिवारिक पेशे से बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति का स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। व्यक्ति को अपने ही जातिगत पेशे को अपनाना पड़ता है। वो कितना भी योग्य हो, कितनी भी उसमें स्किल्ड हो, लेकिन उसे वही काम करना होगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार में करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसने कहीं ना कहीं सामाजिक गतिशीलता को भी समाप्त कर दिया, इसने कहीं ना कहीं व्यक्ति का स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया, और भविष्य में आने वाली संभावनाओं को भी समाप्त कर दिया निम्न जातियों के लिए। चौथी सबसे बड़ी समस्या थी शोषणकारी व्यवस्था, क्योंकि जजमान क्या थे, लाभकारी व्यवस्था थी, क्योंकि उनको सस्ता श्रम मिलता था, बिना किसी मोल भाव के काम हो रहा था। उनको तो केवल बोलना है काम कर दो, उन्हें कोई कीमत वो डिसाइड करेंगे। मतलब आपसे सेवा भी ले रहे हैं और आपकी सेवा की कीमत भी जजमान तय करेगा। यानी ऊंची जातियां आपसे सेवा भी लेंगी, सेवा की कीमत भी वो तय करेंगी, आपको चू करने की भी अनुमति नहीं है। आपको तो केवल सेवा देनी है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इस कारण से क्या हुआ, निम्न जातियों के लिए व्यवस्था दमनकारी साबित हुई। उनको तो कोई फायदा मिल ही नहीं रहा था, सीधी सी बात थी। इसके अलावा ये तो हो गए किसके में, जजमानी व्यवस्था की कमियां क्या थी, ये आपने समझ में आ गया समस्याएं क्या थी। ठीक है, अब टूटी क्यों ये व्यवस्था, इस व्यवस्था को टूटा क्यों ये व्यवस्था, अगर इतनी अच्छी व्यवस्था थी तो ये व्यवस्था बिखर क्यों गई। कई सारे कारण थे। सबसे पहला कारण है औपनिवेशिक शासन व्यवस्था। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था ने ब्रिटिश सरकार ने रैयतवाड़ी व्यवस्था, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, माहलवाड़ी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं लागू करी जिससे जो परंपरागत भूमि स्वामी परिवार थे इनकी शक्तियां कम हो गई। इन पर टैक्स लगा दिए गए, जमींदारों पर टैक्स लगा दिए गए, इनके अधिकार सीमित कर दिए गए। आपने पढ़ा होगा माहलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में तो किसान को ही भूमि का मालिक माना गया, जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों को साइडलाइन कर दिया गया, सामंतों का अंत कर दिया गया। यानी वो सामंत, वो जमींदार जो पूरी व्यवस्था को चला रहे थे, जो निम्न जातियों का शोषण कर रहे थे, जो निम्न जातियों से सस्ता श्रम ले रहे थे, उस व्यवस्था में अंग्रेजों ने आकर, ब्रिटिश शासन ने उन भूमि समूहों, उन सामंतों, उन जमींदारों की शक्तियों को इतना कमजोर कर दिया कि वो खुद डिपेंडेंट हो गए अंग्रेजों पर। याद रखिएगा। तो ऐसे में ये जो मुख्य संरक्षक था, पूरी जजमानी व्यवस्था का संरक्षक था, जो पूरा का पूरी जजमानी व्यवस्था को रेगुलेट कर रहा था, वो रेगुलेशन ही चेंज हो गया। पावर किस पर शिफ्ट हो गई, ब्रिटिश शासन के हाथ में चली गई। तो ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण हुआ तो शहरीकरण बढ़ा, नगरों की स्थापना हुई, बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों से नगरों की ओर पलायन बढ़ा। अब क्या हुआ, जो माँ बाप या जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा देते आ रहे थे, उन्होंने अपने बच्चों को शहरों में भेजना शुरू किया। उनके बच्चे शहर में जाकर नौकरी करने लगे, कारखानों में काम करने लगे, ठीक है, मिल मजदूर में काम, मजदूरी करने लगे, खदानों में काम करने लगे। तो जजमानों के यहाँ काम क्यों करेंगे, उनको लगा यहां जाके ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो शहरों में पैसे से हम अनाज खरीद सकते हैं, जो भी वस्तु खरीद सकते हैं, तो अपना सस्ता श्रम जजमान को क्यों बेचें, ऊंची जातियों को क्यों बेचें। तो कहीं ना कहीं औद्योगिकरण व्यवस्था ने भी नई नई नौकरियां पैदा कर दी। तो ऐसे परंपरागत व्यवसाय भी खत्म हो गए और नौकरियों की तलाश में पलायन के चलते ग्रामीण क्षेत्र में यह अर्थव्यवस्था, यह जजमानी व्यवस्था चरमरा गई। तीसरा था शिक्षा तक पहुंच। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा,
1813 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश सरकार, ठीक है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपए साल का खर्च करेगी भारतीयों की शिक्षा पर। 1833 में लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के पश्चात भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। 1856 तक आते आते भारत में कई सारे विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई, कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में। तो ऐसे में शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा था। हर व्यक्ति शिक्षित होकर नई नई नौकरियां, अंग्रेजों के द्वारा उत्पन्न की गई नौकरियां प्राप्त करने में सक्षम हो रहा था। तो इस व्यवस्था ने कहीं ना कहीं जो शोषण हो रहा था वो उसको भी खत्म किया। जो बच्चे, जो निम्न जातियां थी, उनके जो संतानें पढ़ लिख कर आगे बढ़ी, उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। इसी समय हम देखते हैं कि भाई बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। उन आंदोलनों का प्रभाव भी इस व्यवस्था पर पड़ा, इस दमनकारी व्यवस्था पर उंगलियां उठने लगी। तो इस कारण से भी क्या हुआ, यह व्यवस्था चरमरा गई। ठीक है, याद रखिएगा। कई उच्च जातियों, उच्च जजमानों द्वारा जो शोषण हो रहा था, उसका विरोध भी देखने को मिला बड़े पैमाने पर। इसके अलावा समय के साथ बाजार अर्थव्यवस्था प्रारंभ हो गई, क्योंकि अभी तक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में क्या होता था, अनाज बड़ा महत्वपूर्ण होता था। आप पैसा देकर मार्केट में अनाज नहीं खरीद सकते थे क्योंकि बाजार व्यवस्था थी नहीं। तो ऐसे में क्या था, मजबूरी थी, आपको एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी का हिस्सा होने के चलते आपको अपना श्रम बेचकर अनाज प्राप्त करना होगा। लेकिन बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, आप पैसा से सब कुछ खरीद सकते थे, अपनी जो भी आपकी आवश्यकता थी। अब केवल आपकी डिपेंडेंसी केवल अनाज पे नहीं बची, आप दूसरी वस्तु भी खरीद सकते थे। तो पैसे की वैल्यू बढ़ी, बाजार अर्थव्यवस्था पैदा हुई। इसके कारण से नकद भुगतान ज्यादा मांगने लगे। तो अभी तक जो निम्न जातियां अपनी सेवाएं दे रही थी, बदले में केवल अनाज या वस्तु प्राप्त करती थी। अब उनने पैसे की डिमांड करना शुरू कर दी, क्योंकि वो पैसे से दूसरे सामान खरीद सकते थे। याद रखिएगा। और ये व्यवस्था में पैसे का महत्व कम था, वस्तु का, अनाज का महत्व ज्यादा था। तो यही कारण है कि पैसा देना इतना आसान नहीं था। इसी कारण से व्यवस्था जो टिकी थी जिस सिस्टम पर, वो सिस्टम ही चरमरा गया। इसके अलावा अब भूस्वामी क्या है, फसलों के बदले माध्यम जजमानों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। याद रखिएगा। अब कहीं ना कहीं जो भूमि स्वामी फसलों के माध्यम से पूरी जजमानी व्यवस्था को नियंत्रित करते थे। क्यों? क्योंकि भूमि पर अधिकार उनका था, टैक्स उनके पास आता था, अनाज सबसे ज्यादा बंपर उत्पादन उनके पास था। ठीक है, जमीनों के मालिक वो थे, इसलिए उत्पादन में से किसको हिस्सा देना है, पूरा पावर जजमान के पास था। लेकिन ब्रिटिश शासन की टैक्स सिस्टम के चलते, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, टैक्स सिस्टम के चलते, सामंतों के पतन के चलते अब भूमि स्वामी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए। बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सरकार ने अपने टैक्स सिस्टम लागू किए, अपना कलेक्टर के हाथ में भूमि आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के हाथ में भारत की भूमि आ गई। तो ऐसे में पूरी जजमानी व्यवस्था को नियंत्रित करने वाले जजमान ही कमजोर पड़ गए, तो ये पूरी व्यवस्था चरमरा गई। तो ये माना जाता है जजमानी व्यवस्था के पतन के कारण। ठीक है, अब आते हैं विचार। अब ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट किस पर, जजमानी व्यवस्था पर। ठीक है, अब आते हैं जजमानी व्यवस्था को लेकर समाजशास्त्रियों के विचार क्या रहे। तो विलियम वाइजर की केवल किताब नहीं पढ़नी है, विलियम वाइजर के विचारों को भी समझना है। तो पहली बात तो विलियम वाइजर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, अपनी किताब द हिंदू जजमानी सिस्टम 1936 में, याद रखिएगा, इस व्यवस्था का व्यवस्थित उल्लेख किया था। लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जजमानी व्यवस्था को, याद रखिएगा, प्रक्रियात्मक या एकतावादी व्यवस्था किसने कहा है, ये क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम में बन जाता है। तो विलियम वाइजर ने, याद रखिएगा, विलियम वाइजर ने ही आपके जजमानी व्यवस्था को प्रक्रियात्मक और एकतावादी व्यवस्था कहा है। अब कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन डेटाबेस, लेकिन बड़ा सामान्य सा क्वेश्चन बन सकता है। किसने कहा है? विलियम वाइजर ने कहा है। दूसरा, जजमानी व्यवस्था को लेकर विलियम वाइजर का नजरिया क्या है, वो पॉजिटिव रूप में देखते हैं कि नेगेटिव रूप में देखते हैं? तो वो पॉजिटिव रूप में देखते हैं। विलियम वाइजर का कहना यह था कि जजमानी व्यवस्था गांव की विभिन्न जातियों के बीच सद्भाव और संतुलन पैदा करती है। अभी आप देख रहे थे कि बड़े पैमाने पर शोषण झेला है निम्न जातियों ने, इस व्यवस्था के द्वारा जमींदारों ने अपना शोषण किया है, याद रखिएगा, किसका? निम्न जातियों का। वहीं दूसरी तरफ विलियम वाइजर कहते हैं कि नहीं, इस व्यवस्था ने समाज में संतुलन और सद्भाव पैदा किया है। इसका मतलब विलियम वाइजर का दृष्टिकोण या आपका नजरिया कैसा है? पॉजिटिव है, सकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं वो जजमानी व्यवस्था को। क्लियर है? याद रखिएगा। तो किस विचारक के अनुसार जजमानी व्यवस्था ने सद्भाव और संतुलन पैदा किया है समाज में? तो आंसर क्या आएगा? विलियम वाइजर के अनुसार। क्या कहा है? प्रक्रियात्मक और एकतावादी व्यवस्था कहा है जजमानी व्यवस्था को विलियम वाइजर ने। ठीक है, इसके अलावा इसमें हर जाति की अपनी भूमिका तय होती है और समाज में टकराव नहीं होता। हर व्यक्ति को मालूम है उसे क्या देना है, किसकी सेवा करनी है, उसे क्या काम करना है, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बच्चों को किसकी सेवा देनी हो, कहां से उसको अनाज प्राप्त होगा। तो ये व्यवस्था संतुलित थी, ये व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी। ये विचार प्रकट किया किसने? विलियम वाइजर ने।
ठीक है। दूसरे हैं ऑस्कर लेविस। इनका विचार विलियम वाइजर के ठीक उल्टा है। ऑस्कर लेविस ने क्या किया? ऑस्कर लेविस ने, याद रखिएगा, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा दी है। ये आपने एक बार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखा भी होगा। तो ऑस्कर लेविस ने किताब लिखी। किताब का नाम क्या है? विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है। अब देखिए किताब के लाइन को अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिएगा। एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में 40 से 45% क्वेश्चन, लगभग 40% क्वेश्चन डेटाबेस ही होते हैं। तो ये 40% क्वेश्चन में किताबें तो बहुत सारी पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन जो किताबें किसी अवधारणा से जुड़ी हैं उसे अच्छे से नोट कर लीजिए। तो विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया किताब के लेखक कौन है? ऑस्कर लेविस। इन्होंने इस किताब में क्या किया? समर्थन किया कि आलोचना करी है? याद रखिएगा, विलियम वाइजर पॉजिटिव वे में देखते हैं जजमानी व्यवस्था को, ऑस्कर लेविस नेगेटिव वे में देखते हैं। और ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था की आलोचना करी। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि जजमानी व्यवस्था को शोषण आधारित व्यवस्था माना है, यानी एक शोषण प्रणाली माना है, जिसमें उच्च जातियां यानी जजमान निचली जातियों का आर्थिक शोषण करते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्ति का असमान वितरण है, यानी कुछ लोगों के पास पावर है और बहुसंख्यक के पास पावर ना के बराबर है। तो इसे शक्ति के असंतुलित वितरण के रूप में देखते हैं, इसे आर्थिक शोषण के रूप में देखते हैं, जजमानों द्वारा कमीन का उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों का किए गए शोषण के रूप में देखते हैं ऑस्कर लेविस। क्लियर यहां तक? तो ये ऑस्कर लेविस का विचार है अपनी किताब विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है। अब आते हैं एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास जाने माने समाजशास्त्री, हम सब जानते हैं। इन्होंने अपनी प्रभु जाति की अवधारणा के संदर्भ में इसको समझने का प्रयास किया। ठीक है। तो प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? जब हम एम एस श्रीनिवास वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है प्रभु जाति की अवधारणा, डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है। तो एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी और यह विचार प्रकट किया कि गांव की शक्तिशाली जातियां इस व्यवस्था के माध्यम से अन्य जातियों पर नियंत्रण करती हैं। यानी कहीं ना कहीं जजमानी व्यवस्था में जो ऊंची जातियां हैं, जो जजमान हैं, वही वहां के डोमिनेंट हैं। और डोमिनेंट कास्ट सिस्टम जो होता है, डोमिनेंट जाति जो होती है, प्रभु जाति जो होती है, वो जजमानी व्यवस्था को रेगुलेट करती है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है और सभी जातियों को कंट्रोल करती है अपने अंडर में इस व्यवस्था के माध्यम से। तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभु जाति की अवधारणा से जोड़ते हुए जजमानी व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया एम एन श्रीनिवास ने। ठीक है। इसके अलावा आते हैं थॉमस बीडलमैन। ठीक है। थॉमस बीडलमैन ने क्या कहा? उनका विचार यह था, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन पूछिएगा। उनका विचार यह था कि जजमानी व्यवस्था को उन्होंने क्या कहा? शुद्ध रूप से शोषणकारी व्यवस्था माना है, जिसमें उच्च जातियों के लाभ के लिए बनाई गई एक सामंती व्यवस्था कहा है। अब देखिए यहां पर एक विलियम वाइजर के अलावा बाकी 3 लोगों ने इसे नेगेटिव वे में देखा है। विलियम वाइजर ने इसे एकतावादी व्यवस्था के रूप में देखा, समाज में सद्भावना एकता स्थापित करने वाली व्यवस्था के रूप में देखा। ठीक है। ऑस्कर लेविस ने इसे शोषणकारी व्यवस्था के रूप में देखा, शक्ति के असमान वितरण की व्यवस्था के रूप में देखा। एम एस श्रीनिवास ने इसे प्रभु जाति की अवधारणा के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया और बताया कि ये कैसे कंट्रोल करती है निम्न जातियों को। वहीं थॉमस बीडलमैन तो इसे शोषणकारी व्यवस्था मानते हैं और ये कहते हैं कि उच्च जातियों के लिए लाभ के लिए बनाई गई एक सामंती व्यवस्था है। यानी जिस प्रकार से हम कहते हैं कि ये कहा जाता है ना कि जीएस घुरिये साहब ने कहा था कि जो जाति व्यवस्था है वो ब्राह्मणों की सोच है, अपने आप में ब्राह्मणों की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मणों ने अपने आप को ऊंचा रखकर समाज के सभी निम्न जातियों को अपने कंट्रोल में रखा है। वर्ण व्यवस्था में भी ये विचार प्रकट होता है। उसी प्रकार ये व्यवस्था भी कैसी थी? ये व्यवस्था भी ऊंची जातियों के द्वारा बनाई गई एक सामंती व्यवस्था है, जिसमें जो निम्न जातियों का शोषण किया जाता है, याद रखिए उन्हें अपने कंट्रोल में रखा जाता है। तो ये बीडलमैन का विचार है। अब आते हैं, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया जजमानी व्यवस्था के बारे में। अब आपके सिलेबस में एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जजमानी व्यवस्था से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पार्ट लिखा है, जजमानी अंतः संबंध। अंतः संबंध मतलब इंटर रिलेशन क्या है, यानी जजमानी व्यवस्था से जातियां जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अब तो क्लियर हो गया कि जातियों के बीच में आर्थिक सामाजिक संबंध है। तो ये संबंध किस रूप में उभर कर सामने आता है, ये बात होती है अंतः संबंध में। तो जजमानी व्यवस्था में अंतः संबंध का मतलब क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच में कोई लेन देन नहीं है, बल्कि विभिन्न जातियों के बीच में एक सामाजिक आर्थिक लेन देन के रूप में देखा जाता है जजमानी व्यवस्था को। इसमें यह नहीं है कि लोहार ने कृषक को क्या दिया, लोहार ने नाई को क्या दिया, नाई ने बदले में लोहार को क्या दिया।
ये दो लोगों के बीच में लेन देन की व्यवस्था नहीं है, ये दो जातियों के बीच में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। इसलिए इंटर रिलेशन क्रिएट हो जाता है जातियों के बीच में, और ये इंटर रिलेशन जो क्रिएट होता है जजमानी व्यवस्था में, इसी को कहा जाता है जजमानी अंतः संबंध। ठीक है, और जजमानी अंतः संबंध को, इस अंतः संबंध को ही प्रक्रियात्मक एकता या पारस्परिक निर्भरता के रूप में भी देखा जाता है। योगेश सिंह ने भी इसको इसी नाम से पुकारा, ये पारस्परिक निर्भरता है जहां सभी जातियां एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब ये अंतः संबंध किस रूप में देखने को मिलता है? तो तीन रूपों में देखने को मिलता है, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक अंतः संबंध, यानी इकोनॉमिकल जो इंटर रिलेशन है वो क्या है। तो इस व्यवस्था में क्या था, ये वस्तु विनिमय प्रणाली का ही एक रूप है अपने आप में। कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु मिलती है, यहां पर सेवा के बदले में वस्तु मिल रही थी। नकद प्राप्ति ना के बराबर है, बहुत कम होता था, लेकिन ज्यादातर वस्तु के बदले वस्तु मिल रही है या सेवा के बदले सेवा प्राप्त हो रही है। इस व्यवस्था में जजमान अक्सर क्या थे, जो भूमिधर किसान थे, और कमीन क्या थे, जो सेवा प्रदान करने वाले थे। उन्हें नकद पैसे के बजाय क्या मिलता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। ये संबंध और गहरा होता था, वस्तु कमीन अपनी सेवाएं देंगे और फसल कटने पर जो भूमि मालिक है वो क्या करेंगे, वो अनाज देंगे और पुराने कपड़े या रहने के लिए छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा भी दे देंगे कि हमारे खेतों पे काम भी करो, बदले में हम तुम्हें अनाज देंगे और रहने की व्यवस्था भी कर देंगे। ठीक है, ये जो व्यवस्था थी ये ऐसे ही चलती थी। तो ये प्रकार का इकोनॉमिक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, जहां जजमान आपको बदले में, आपको जहां कमीन आपको अपनी सेवा दे रहा है और जजमान उसको पुराने कपड़े भी दे रहा है, रहने की जमीन का थोड़ा टुकड़ा भी दे दिया, यही रहो, ठीक है, झुग्गी बनाकर या अपनी कहीं ना कहीं आपके झोपड़ी बनाकर रहो, हमारे खेतों में सेवा दो, हमारे परिवार को सेवा दो, बदले में तुम्हें पुराने कपड़े, खाने पीने का अनाज का सामान, और फसल कटेगी तब थोड़ा सा अनाज दे दिया जाएगा। ये व्यवस्था ऐसे चल रही थी। यानी यहां पर देखने को मिलता है कि जो अंतः संबंध था वो आर्थिक है अपने आप में। ठीक है, दूसरा जो अंतः संबंध था वो है सामाजिक और वंशानुगत। यानी ये कोई आधुनिक कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध प्रणाली नहीं थी कि आपने दो व्यक्ति आए और दोनों ने मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम आपको सेवा देंगे, बदले में आप हमसे सेवा, आप बदले में आप हमें इतना पैसा देंगे या इतनी वस्तु देंगे या इतने किलो अनाज देंगे। कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये पूरी व्यवस्था केवल विश्वास पे चल रही थी, ये पूरी व्यवस्था केवल सामाजिक संबंधों पे चल रही थी। ठीक है, यानी ये पूरी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। यानी एक परिवार का नाई ठाकुर परिवार को अपनी सेवा देगा, उसके बेटे को भी, उसका बेटा भी उसी परिवार को आगे जाकर सेवा देता रहेगा। वैसे यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं धोबी, नाई, ये कहीं ना कहीं गलत है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है जिसे गलत माना गया है। लेकिन समाज शास्त्र में आज भी इन शब्दों का इस्तेमाल होता है जाति व्यवस्था को समझाने के लिए, इसलिए हमें भी इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वैसे ये वैधानिक रूप से गलत है। ठीक है, इससे ये होता था कि ये पूरा सामाजिक संबंध वंशानुगत बन गया। ठीक है, जिसमें हर व्यक्ति क्या था, संकट के पूरा का पूरा व्यवस्था बन गई कि कौन किसको सेवा देगा। ठीक है, हर आने वाली बच्चे की पीढ़ी को मालूम था कि मुझे किन किन परिवारों को अपनी सेवाएं देनी है। लोहार के बच्चे को मालूम है, नाई के बच्चे को मालूम है, कृषक किसान के बच्चे को मालूम है, सफाई कर्मी के बच्चे को मालूम है, सबको मालूम है कि मुझे कौन से परिवार को अपनी सेवा देनी है। बचपन से वो सेवा उसी देते आ रहे हैं, उनके जो सेवा ले रहे हैं उनके बच्चे को भी मालूम है कि ये किसके बच्चे हैं, उनसे भविष्य में हमें क्या सेवा लेनी है। यानी सेवा ऐसे ही चल रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, जैसा कि अभी हमने देखा कि नेगेटिव वे में बहुत ज्यादा देखा गया इस व्यवस्था को कि ये शोषणकारी व्यवस्था थी, ऐसा नहीं था। याद रखिएगा, इसमें इतनी अलग संबंध बन जाते थे 2 से 3 पीढ़ी के साथ साथ कि कहीं ना कहीं आप उनकी सेवा देते थे, वो आपके पारिवारिक सदस्य के रूप में आपको ट्रीट करने लगते हैं। कि मान लीजिए जज आपका जो कमीन है, आपको सेवा देने वाला है, वो बीमार पड़ गया, तो जजमान का कर्तव्य है कि उसकी आपके दवाई की व्यवस्था करें। उसके लिए संकट के समय अगर वो बुखार है, पीड़ित है, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी अब जजमान की होगी। संकट के समय अगर कोई बीमारी आ गई है, कोई कर्ज चढ़ गया है या कोई समस्या पैदा हो गई है, अकाल पड़ गया है, तो ऐसे में सामाजिक सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जजमान की होगी, जिसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया है, केवल विश्वास पे चल रहा है। यानी यही कारण है कि प्रकार से भावनात्मक और सामाजिक संबंध भी था। जो कमीन था, जो सेवा देने वाली जातियां थी, उनको भी मालूम था कि संकट के समय हम कहां से अपनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, कहां से हमें सहायता मिल सकती है, संकट के समय कौन हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, हमारा जजमान हमारा सबसे बड़ा संरक्षक भी है, इसलिए जजमानी व्यवस्था में जो जजमान था वो संरक्षक की भूमिका भी निभाता था। ठीक है, अब आता है तीसरा संबंध, वो था धार्मिक और अनुष्ठांगिक संबंध। ये तीसरा इंटर रिलेशन है। जजमानी व्यवस्था में जातियों का जुड़ाव केवल काम तक नहीं था,
कहीं ना कहीं वो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, धार्मिक सिद्धांत चले आ रहे थे, धर्म के हम देखते हैं कि जो धार्मिक उल्लेख मिलता है हमें, याद रखिएगा, तो धार्मिक शुद्धता अशुद्धता के सिद्धांत भी चले आ रहे थे। इसमें केवल ऐसा नहीं था कि भाई फसल कट रही है सेवा देने आ गए, या लोहार ने अपना औजार बनाकर दे दिए तो सेवा दे दी, नहीं, कहीं ना कहीं अनुष्ठांगिक भूमिका भी होती थी। जैसे मान लीजिए जजमान के घर में क्या हो रहा है, जन्म हुआ है, विवाह है, मृत्यु है, तो सभी जातियां, जो विभिन्न विभिन्न जातियां हैं, वो अपनी भूमिका निभाएंगी। जैसे ब्राह्मण का पूजा करेगा, नाई निमंत्रण पट बांटेगा, जगह जगह बलुआ देके आएगा, ठीक है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन तैयार करेगा। मान लीजिए गांव, इसलिए कहते हैं ना, गांव में किसी की एक शादी होती है तो बिना बुलाए सब पहुंच जाते हैं सेवा देने के लिए। इसी जजमानी व्यवस्था के चलते आज भी बना हुआ है गांव में कि शादी किसी के क्या होती है तो उसके इंतजार नहीं करते कि कार्ड आएगा खाना खाने जाएंगे, सभी लोग पहुंच जाते हैं अपनी सेवा देने के लिए, क्योंकि जजमानी व्यवस्था चलती ही ऐसे थी कि जजमान के घर में कुछ हुआ है या किसी जाति के घर में कोई परिवार में किसी की डेथ हो गई है तो सबको मालूम है हमारी भूमिका क्या है, हमें क्या क्या काम करना है। उस पर उस परिवार पर किसी प्रकार का भार नहीं आए, जैसे घर में कोई उत्सव है या कोई डेथ हो गई या बच्चे का जन्म हुआ है, तो हर व्यक्ति को अपने मालूम था अनुष्ठांगिक के चलते कि हमें क्या क्या अपनी सेवाएं देनी होंगी। ठीक है, इस कारण से यह व्यवस्था अपने आप में इस तरीके से स्थापित हुई, इसमें अंतर संबंध बन गए, आर्थिक भी बन गए, सामाजिक भी बन गए और आपके धार्मिक दृष्टिकोण से इंटर रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। क्लियर यहां तक? चलिए, तो यह था जजमानी व्यवस्था के बारे में जो आज हमने जानने समझने का प्रयास किया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने कोशिश करी है कि इसे बहुत ही सिंपल रखा जाए, सरल भाषा में समझाया जाए और साथ ही साथ इसे आधे पेज में केवल पीपीडी पढ़ के खत्म ना किया जाए। महत्वपूर्ण है इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए कि जजमानी व्यवस्था पॉजिटिव वे भी है, नेगेटिव वे भी थे, खत्म क्यों हुई ये भी मालूम होना चाहिए, विशेषताएं क्या थी ये भी मालूम होना चाहिए, और विचारकों के विचार क्या थे, दृष्टिकोण क्या था जजमानी व्यवस्था को लेकर, ऑस्कर लेविस का या आपके आपके एमएन श्रीनिवास का, तो दृष्टिकोण भी आपको क्लियर होने चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जजमानी व्यवस्था को केवल अर्थ पढ़ के चले जाते हैं, उसकी विशेषताएं पढ़ के चले जाते हैं, और विलियम वाइजर की किताब कब आई थी ये पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन आपको ऑस्कर लेविस की किताब कौन सी ये भी मालूम होना चाहिए। इसको एमएन श्रीनिवास ने अपनी प्रभु जाति की अवधारणा से कैसे जोड़ के समझाया है ये भी क्लियर होना चाहिए। योगेंद्र सिंह इस व्यवस्था को किस रूप में देखते हैं आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो इस टॉपिक से हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या है? जजमानी व्यवस्था को विलियम एच वाइजर ने ग्रामीण समाज की एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था माना है। उनके अनुसार जजमानी व्यवस्था जातियों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? जजमानी व्यवस्था को विलियम वाइजर ने ग्रामीण समाज की प्रक्रियात्मक व्यवस्था माना है। ये तो सही बात है, ये तो हमने देखा कि वो प्रक्रियात्मक व्यवस्था या एकतावादी व्यवस्था कहते हैं विलियम वाइजर। उनके अनुसार जजमानी व्यवस्था जातियों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देती है, नहीं, जातियों के बीच आपके सद्भावना और संतुलन को बढ़ावा देती है विलियम वाइजर के अनुसार। यानी ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, थोड़ा लाइटिंग का इश्यू हो रहा होगा क्योंकि अभी स्टूडियो अपडेट हो रहा है। ठीक है, बोर्ड तो फिट हो गया था क्योंकि पुराना बोर्ड थोड़ा डाउट था, इसलिए नए बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, पुराने बोर्ड में टेक्निकल समस्या आ रही थी, इसलिए थोड़ा सा अपडेट किया है बोर्ड को और कैमरे को। तो लाइटिंग का इश्यू आ रहा होगा आज स्टूडियो को, अभी तैयार हो रहा है, बन रहा है, तो इसलिए लाइव लेक्चर में मैंने पहले भी कहा था लाइव लेक्चर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, तो कुछ लेक्चर आपके ऐसे हैं जो आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको भी 1 या 2 तारीख तक थोड़े से रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। वैसे तो ये लेक्चर लाइव है लेकिन अभी बहुत कम स्टूडेंट लाइव आए हुए हैं क्योंकि अभी सबको मालूम नहीं पड़ा होगा, टाइमिंग कभी कभी चेंज हो जाती है अभी स्टूडियो के चलते, क्योंकि जिस टाइम पे क्लासेस होती है उस समय स्टूडियो में कोई काम चल रहा होता है। ठीक है, इसलिए तो अभी स्टूडियो अपडेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा 4-5 दिन थोड़ा सा परेशानी आ सकती है आप लोगों को। 3-4 तारीख तक ये चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन क्लासेस में कोई समस्या नहीं आएगी। हमारा पूरा कोशिश यही है कि आपको लाइव लेक्चर दिया जाए, रिकॉर्डेड लेक्चर देने का कोई उद्देश्य नहीं है। रिकॉर्डेड तो बड़ा ही आसान होता है, आपको 2-2.5 साल पुराने कोई कोर्स रिकॉर्डेड पड़े वीडियो है, अगर वही हमें सेल करना होता तो इतनी मेहनत क्यों होती। लाइव लेक्चर जो फायदा होता है पढ़ाते समय हमें भी लगता है और अपडेट करना आसान हो जाता है। अब कोई चीज हमने 5 फरवरी या मार्च में पढ़ाई थी, अब कोई चीज हम दिसंबर जनवरी में पढ़ा रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर होगा क्योंकि बहुत सी चीजें अपडेट हो जाती हैं, नई नई किताबें पढ़ने को मिलती हैं, नए नए सिद्धांत पढ़ने को मिलते हैं, नई नई पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं। जैसे अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की बैठक हुई अगस्त में,
आपके भारत की बात करें तो अक्टूबर के महीने में बैठक हुई थी, याद रखिए, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की। तो कई सारे शोध पत्र आते हैं, कई किताबें आती हैं, तो वो चीजें जोड़ी जाती हैं नोट्स में, ठीक है। इसलिए चीजें अपडेट होती हैं, कभी भी पुराना चीज नहीं होती कि मार्च की बनी पीपीटी हम पढ़ के सुना दें, ऐसा नहीं होता। जैसे हमने क्वेश्चन देना शुरू कर दिए हैं, पहले हम केवल लेक्चर पढ़ाते थे, अब हम हर लेक्चर से संबंधित 10 क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो 3 लेक्चर होंगे तो पर डे 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इससे 10 क्वेश्चन अगर आपने जजमानी व्यवस्था का सॉल्व किए तो आपको आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं जजमानी व्यवस्था की बात हम करते हैं। तो भाई ये पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जजमानी व्यवस्था को जातिगत श्रम विभाजन और आर्थिक पारस्परिकता को नियंत्रित करने वाली प्रणाली के रूप में किसने कहा है। अभी हम क्वेश्चन देख भी रहे थे, डिवीजन ऑफ लेबर की बात हुई थी। योगेंद्र सिंह ने, एडमंड आर लिंच ने, ऑस्कर लेविस ने या एमएन श्रीनिवास ने। एमएन श्रीनिवास ने प्रभु जाति से जोड़ा है, ऑस्कर लेविस ने इसे शोषणकारी व्यवस्था माना है, श्रम विभाजन पर आधारित व्यवस्था नहीं माना है। योगेंद्र सिंह ने इसको पारस्परिक निर्भरता कहा है, लेकिन श्रम विभाजन से नहीं जोड़ा है। श्रम विभाजन से किसने जोड़ा, एडमंड आर लीच ने जोड़ा है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में मैसूर क्षेत्र में जजमानी प्रणाली को आया किसने कहा है। डीएम मजुमदार ने, ईश्वरन ने, एसपी दुबे ने या आपके हेरोल्ड गोल्ड ने। ये तो आपने पढ़ा ही था। आया किसने कहा है, डॉक्टर ईश्वरन का अध्ययन है 1966 में किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जजमानी व्यवस्था के अंतर संबंध को सबसे सही दर्शाता है। अंतर संबंध की बात आती है, ये अल्पकालिक श्रम अनुबंध है, नहीं, अनुबंध तो कोई भी नहीं होता जजमानी व्यवस्था में। ये नकद मजदूरी प्रणाली थी, नहीं, अनाज या वस्तु प्राप्त होता था, नकद ना के बराबर था। वंशानुगत और आनुष्ठांगिक संबंध होता था और पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी क्योंकि जाति आधारित व्यवस्था पर जुड़ा हुआ था। सही आंसर क्या है, ये वंशानुगत और आनुष्ठांगिक संबंध था। अगला क्वेश्चन, जजमानी व्यवस्था उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के शोषण का उपकरण है, यह दृष्टिकोण किस समाजशास्त्री का है। विलियम वाइजर का, ऑस्कर लेविस का, योगेंद्र सिंह का या ईश्वरन का। योगेंद्र सिंह, ईश्वरन और विलियम वाइजर तीनों ही जजमानी व्यवस्था के पॉजिटिव वे में देखते हैं, पारस्परिक निर्भरता के रूप में देखते हैं, लेकिन ऑस्कर लेविस इसे शोषणकारी व्यवस्था के रूप में देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था को, याद रखिए थोड़ा सा हैंग हो गया सिस्टम, इसलिए आंसर इसका क्या आएगा आपको मालूम है। जजमानी व्यवस्था को प्रभु जाति की अवधारणा से जोड़कर किसने विश्लेषित किया है। अब आप जानते ही है प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। सही आंसर है एमएन श्रीनिवास। तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विखंडन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। यानी ऐसा कौन सा कारण है जो अप्रत्यक्ष तो है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है विखंडन में। ठीक है, नहीं है पे फोकस कीजिएगा पहले। औद्योगिकरण, शिक्षा का विस्तार, भूमि सुधार या संस्कृतिकरण। देखिए भूमि सुधार हुआ, लैंड रिफॉर्म हुए बड़े पैमाने पर, सामंतवादी व्यवस्था खत्म हुई, जमींदारी व्यवस्था का अंत किया गया, शिक्षा का स्तर बढ़ा तो शोषण के विरुद्ध आवाज उठना शुरू हुई, औद्योगिकरण बढ़ा तो पलायन बढ़ा, शहरीकरण बढ़ा। ये सब तो प्रत्यक्ष कारण माने जाते हैं लेकिन संस्कृतिकरण नहीं था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, थॉमस बीडलमैन के अनुसार जजमानी व्यवस्था मुख्यतः क्या थी। पारस्परिक सहयोग की प्रणाली, धार्मिक अनुष्ठान की व्यवस्था, सामंती और शोषणकारी व्यवस्था, ग्रामीण लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, थॉमस बीडलमैन ने इसे क्या कहा था, इसे सामंती व्यवस्था कहा था, उच्च जातियों के द्वारा बनाई गई सामंती व्यवस्था कहा है, इसलिए इसे सामंती और शोषणकारी व्यवस्था माना है। किसने, आपके थॉमस बीडलमैन ने। ठीक है, अगला, जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता की मूल इकाई है। ये तो हमने पहले ही शब्द का इस्तेमाल किया था शुरुआत में, जब अध्ययन करते समय क्लास शुरू हुई थी तभी बात हमने करी थी। डीए मजुमदार, एससी दुबे, विलियम एच वाइजर या एमएन श्रीनिवास। तो सही आंसर क्या है, डीएन मजुमदार ने इसे आत्मनिर्भरता की इकाई कहा है। अगला क्वेश्चन, थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम था। तो जजमानी व्यवस्था का सबसे सटीक वर्णन क्या है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये केवल उच्च जातियों के बीच आर्थिक अनुबंध की प्रणाली थी, नहीं, उच्च जाति निम्न जाति दोनों के बीच में प्रणाली थी लेकिन अनुबंध की नहीं थी। तो केवल उच्च जाति जुड़ी हुई नहीं है, इससे उच्च जाति और निम्न जाति दोनों जुड़ी हुई हैं।
दूसरा, ये एक आधुनिक मौद्रिक प्रणाली थी, मौद्रिक प्रणाली भी नहीं है, ये कोई नकद आधारित व्यवस्था नहीं थी, इसमें वस्तु और सेवाओं के बदले में, सेवा के बदले में वस्तु या अनाज प्राप्त होता था, नकद या मुद्रा का महत्व कम था। ये विभिन्न जातियों के बीच में सेवाओं और वस्तुओं की पारंपरिक आदान प्रदान की एक सामाजिक आर्थिक प्रणाली थी। ये कहीं ना कहीं सटीक लगता है इसका संदर्भ। चौथा क्या है, ये विशुद्ध धार्मिक व्यवस्था थी? नहीं, धार्मिक व्यवस्था नहीं है, ये विशुद्ध सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। यानी सही आंसर क्या आएगा? सही तरीके से देखा जाए तो तीसरी जो सी नंबर की परिभाषा है, ये जजमानी व्यवस्था को सटीक वर्णन करती है। ठीक है, अब आता है जजमानी व्यवस्था के संदर्भ में सेवा प्रदान करने वाली जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? सेवा प्रदान करने वाली, लेने वाली नहीं। प्रभु जाति, बलूटे, जजमान या कमीन। बलूते कहा जाता है जजमानी व्यवस्था को आपके महाराष्ट्र में। प्रभु जाति वाला कॉन्सेप्ट एम एन श्रीनिवास ने दिया है। तो यहां बात हो रही है सेवा प्रदान करने वाली, सेवा लेने वाली जजमान कहलाएगी और सेवा देने वाली कमीन कहलाती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जानने समझने का काम किया जजमानी व्यवस्था को। ठीक, तो थोड़ा स्टूडियो अभी अपडेट हो रहा है, इसलिए आपको लाइटिंग का इश्यू आ रहा होगा, लेकिन 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसे ही हमारे लेक्चर चलते हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं। जी हाँ, कोई क्वेश्चन है? चलिए, समझ में आ गया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जजमानी व्यवस्था को समझा कि जजमानी सिस्टम क्या, कैसे काम करता था, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसका पतन कैसे हुआ, और इनके बीच में जो अंतर संबंध थे जो 3 आयामों में देखे जाते हैं, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, और इसके अलावा समाजशास्त्रियों के विचार क्या थे, और साथ ही साथ इस पर संबंधित हमने 10 प्रश्नों को भी सॉल्व किया। जजमानी व्यवस्था पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो वो विकल्प पूछे वाले क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है या कौन सा कथन सही, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, या किताबों से क्वेश्चन बन जाते हैं, या कभी कभी बड़ा बेसिक क्वेश्चन बनता है कि जजमानी व्यवस्था में क्या विशेषताएं थी, या कथन कारण वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में कथन कारण वाले प्रश्न कम बनते हैं, डेटाबेस क्वेश्चन या कौन सा कथन सही है, इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से उम्मीद है कि आपको जजमानी व्यवस्था समझ में आया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करें, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कई सारे अलग अलग परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन संडे हम हर प्रति संडे को हमने मॉक टेस्ट शुरू किया है। तो पिछला मॉक टेस्ट हमने एप्लीकेशन पर भी अपलोड किया था, हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया था पीडीएफ फॉर्म में, और टेलीग्राम पर चैनल पर भी अपलोड किया था। 10 सुबह 11 बजे पेपर अपलोड किया जाता है 100 क्वेश्चन का सोशियोलॉजी का, और आपके शाम को 6 बजे उसकी आंसर की जारी कर दी जाती है। तो आप पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया है या नहीं किया है, सभी के लिए वो निःशुल्क है। बस आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाता है। ठीक है, प्रतिदिन 3 लेक्चर होते हैं, सोमवार से शनिवार क्लासेस चलती हैं। कुल मिलाकर सोमवार से शनिवार 18 लेक्चर हो जाते हैं प्रतिदिन, 3 दिन के हिसाब से 6 दिन में 18 लेक्चर होते हैं। उन 18 लेक्चर्स में से केवल 3 से 4 लेक्चर ही यूट्यूब पर अपलोड किए जाते हैं। सारे लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड नहीं किए जा सकते, पूरा कोर्स यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया जा सकता। तो अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, यूडीसी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे होने वाले सेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी जीटीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, सबके अलग अलग बैच हैं। ठीक है, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच में हम वो काम नहीं करते हैं जो बाकी बड़े संस्थान करते हैं, कि आपको यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग पढ़ा दिया गया और कहा गया कि पेपर इसी से हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। यूजीसी नेट के सिलेबस का केवल 30% आपके सिलेबस में है, असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है। 70% पेपर मैच नहीं करता है। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, और हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। हम सभी लोगों को एक ही बैच में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, क्लास का टाइम थोड़ा चेंजेस किया गया है। ठीक है, अब शाम को 6 बजे से लेकर 7 और 7 से 8 45 मिनट के 3 लेक्चर होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 45 मिनट का लेक्चर है तो लेक्चर बीच में बंद हो जाएगा। तब तक कि पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, लेक्चर समाप्त नहीं होता हमारा। तो आज हमने देखा जजमानी व्यवस्था के बारे में, जजमानी अंतर संबंध के बारे में। तो अभी स्टूडियो थोड़ा अपडेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा टाइमिंग को इशू आ गया होगा आपको, और थोड़ा सा लाइटिंग का इशू भी आ रहा होगा, जिसे 3 से 4 दिनों में ठीक कर लिया जाएगा। 2-3 दिन से क्लासेस नहीं हो रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू रहेंगी स्टूडियो अपडेट होने के चलते। ठीक है,
तो मुलाकात होगी आपसे शाम को अगले लेक्चर में, और शाम का जो लेक्चर होगा इसमें हमारा टॉपिक छूटा हुआ था सोसाइटी वाला, उसे हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ एमपी जीके का एक टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्राचीन राजवंश, वो टॉपिक आपका शुरू किया जाएगा आज से। तो प्रतिदिन 3 लेक्चर होते हैं और तीनों लेक्चर कवर किए जाएंगे। कोई समस्या इसमें? चलिए, तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर हमारा होगा शाम को 7 बजे। ठीक, ताकि याद रखिएगा 2 तारीख से, 2 जनवरी से 2026 से 2 जनवरी से हमारे लेक्चर शाम को 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। हर लेक्चर 45 से 50 मिनट का होगा, क्योंकि इससे ज्यादा आप फोकस नहीं कर सकते। 1.5 से 2 घंटे के लेक्चर किसी काम के नहीं होते, क्योंकि फिर आप उबासी लेने लगते हैं। तो ऐसे लेक्चर से कोई फायदा नहीं होता। 50 मिनट का लेक्चर सबसे अच्छा होता है। छोटे छोटे टॉपिक कवर करते जाइए और डेली आप 3 घंटे पढ़ने को मिलेगा। 30 अप्रैल को हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों। ठीक है, चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ। और कोई भी डाउट है याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट, मैं अनुराग सर हूं, आप संपर्क करेंगे सीधा हमारे नंबर पे, लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे आप सीधा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट है उसके लिए। क्लियर है तक? चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ। मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।